नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जो कि अनअकैडमी है। आप जानते हैं कि अनअकैडमी लाखों बच्चों का सिलेक्शन करा चुका है अलग अलग एग्जामों में। हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी में खास बात क्या है कि आप जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे किसी चीज की तो प्री के थोड़े से मैटर उठाएंगे, साथ में मेंस में क्या लिखने वाले हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करने वाले हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है, आप जान रहे हैं इस समय बहुत ही चर्चित है और इस बार 100% उससे सवाल आना ही आना है, प्री में भी आना है और मेंस में भी आना है। तो कौन सा टॉपिक है? तो आप जानते हैं कि 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को लोकसभा में और आपकी विधानसभा में, साथ में राज्यसभा के चुनाव में। और आप ये जानते हैं कि बहुत ही बड़े बदलाव की बात है महिला सशक्तिकरण में। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए एक युग परिवर्तन होगा महिलाओं के लिए, जो कि आगे बढ़कर आप सोचिए कि 33% सीटें फिक्स है, आप 33% महिलाएं जाएंगी। जैसे कि आज देखिए कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में बहुत पहले से आरक्षण चला आ रहा था। अगर लोकसभा में इसको अपडेट किया जाए और लोकसभा में अपडेट हुआ है तो सोचिए कि महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कितना बड़ा काम किया गया है। तो बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण के जो बिल पास हुआ है, यानी महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है, ठीक है, ये कब पास हुआ है, कैसे पास हुआ है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेन बात करेंगे कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या खास है। तो अभी आपको बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले महिला आरक्षण विधेयक के साथ साथ में परिसीमन संबंधी चिंताएं। तो अगर आपको नहीं पता है, आप नए बच्चे हैं, ठीक है, कि परिसीमन आयोग क्या होता है, इसका काम क्या है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, आपको वो भी पता चल जाएगा। मेंस में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और प्री के कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देते चलेंगे। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी अगली बार कोई भी क्लास अपडेट हो आपको तुरंत पता चल जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और भी टीचर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे महिला आरक्षण पे बात करें तो सर के वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल। बात करेंगे परिसीमन आयोग के साथ महिला आरक्षण विधेयक को क्या हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हाल ही में क्या हुआ है, भारतीय संसद ने क्या किया है, महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया है भैया, ठीक है। और पारित होना देश के लिए क्या है, आपके लैंगिक समानता, पूरे विश्व में इसकी बात चलती है। लैंगिक समानता में अगर भारत की रैंकिंग देखने जाओगे आप तो कहीं ना कहीं थोड़ी पिछड़ी हुई रहती थी, कई बार थोड़ा सा आगे गई, 100 के नीचे नहीं आ पाई, बार बार आगे पीछे उसी में 116, 17, कभी 105, कभी 104, 117, 118, ऐसे। मतलब आप देखिए कि इसमें लैंगिक समानता के मामले में हम काफी पिछड़े हुए थे। अब ये लैंगिक समानता क्या है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। आपको जो पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा इसको कवरअप करते हुए चलेंगे। तो लैंगिक समानता आपको थोड़ी सी चीज में बता रहा हूं कि भाई आप देखने जा रहे हो कि जैसे एक पुरुष कहीं पे काम, एकदम सरल भाषा में समझिए आपकी इसको एग्जाम्पल के थ्रू, कि कहीं पे एक पुरुष काम कर रहा है और कहीं पे एक महिला काम कर रही है। तो आप देखिए कि आपको देखिए कि पुरुष के जो वेजेस होंगे, यानी उनकी जो सैलरी होगी, महिला भी सेम काम करी उसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, महिलाओं की कम है। हालांकि अब इस पे थोड़ा सा एक्टिव लोग होने लगे हैं, समझदार होने लगे हैं, बात करने लगे हैं और अब कभी काफी हद तक इसमें कमी की गई। ऐसे बहुत सारी चीजें कि आज भी पितृसत्तात्मक समाज चलता है। घर के फैसले ज्यादातर जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि जो दादा हो गए, पापा हो गए, बड़े भैया हो गए, ऐसे लोग लेते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो एक अधिकार जो कि आपके ऋग्वैदिक काल में था। अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में सब समान अधिकार थे कि भाई युद्ध भी लड़ सकती हैं, सभा में भाग भी ले सकती हैं, चर्चा भी कर सकती हैं, ठीक है, हर काम उनके लिए था। आज शायद वो चीज वैसे नहीं रह गई। हालांकि अब महिलाएं आगे बढ़ रही, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। इस बार का आप देखिए इसरो का चंद्रयान 3 का मिशन भी, उसके लिए आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाओं की वजह से वो सफल हो सका। तो आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो ये आपका महिला आरक्षण विधेयक उसमें एक मील का पत्थर साबित होने वाले। आइए बात करें इसमें परिसीमन आयोग की वजह से क्या चर्चा में है और मेंस में कैसे आपको इसको लिखना है। तो बात करें लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि तो है ही है, साथ में देखें अगर महिला आरक्षण विधेयक 2023 का परिसीमन से क्या संबंध है। खास बात क्या है, इसको ध्यान से सुनते चलना। बात करें भारत सरकार ने क्या कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 जनगणना के आंकड़े के आधार पर क्या करेगा, परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू होगा। मतलब अभी तुरंत लागू नहीं हो जाएगा, जनगणना आएगी, जनगणना के आंकड़े आएंगे, जनगणना के आंकड़े के बाद परिसीमन आयोग बैठेगा, फिर वो बताएगा कि कहां पे कितनी सीटें किस आधार पे दी जानी चाहिए, उस आधार पर इसको लागू किया जाएगा। बात करें अगर इसमें कोविड-19 महामारी और कई अन्य कारणों से देरी हुई जनगणना में, आप जानते हैं कि जब जनगणना होने वाली तब कोविड लगा हुआ था, इस वजह से जनगणना में देरी चल रही है।
2011 के बाद 2021 का जो सेंसस, हर साल में जनगणना होती है, आपको पता ही होगा। तो जो सेंसस आने वाला था उसमें क्या हुआ, डिले हुआ उस वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ, जिसे अगले आदेश तक यानी 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है। यानी जनगणना का आंकड़ा, अनंतिम आंकड़े 2025 से आने शुरू हो जाएंगे और 2025 के लास्ट तक क्या हो जाएगा, 25-26 के शुरुआत में अंतिम आंकड़े आने एकदम कि एग्जैक्ट यही आने शुरू हो जाएंगे, तब ये लागू होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इस परिसीमन आयोग की वजह से क्यों चर्चा में आ गया है बिल, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बहुत चर्चा हुई। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं महिला आरक्षण विधेयक, ताकि आपने अगर उसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो आपको थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी देते थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे है क्या, महिला आरक्षण विधेयक की अगर बात करें हम आपसे, तो आप जान रहे हैं कि काफी 90s से ही प्रयास चल रहा था इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके काम की क्या चीज है जो आपके प्री में पूछी जा सकती है। तो पहले महिला आरक्षण विधेयक पास होने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, ठीक है। तो कौन सा था, 128, ठीक है। इसको पेश किया गया था 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, ठीक है। इसको याद कर लेना आपको, ठीक है। तो 128वां था, पहली चीज है। जब ये पारित हो गया, कब पारित हुआ, तो पारित हुआ 20 सितंबर को। कहां से पारित हुआ भैया, तो 20 सितंबर को आपके लोकसभा से। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत के साथ, एक दो सांसदों ने नहीं दिया, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट, बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करें, ठीक है, 21 सितंबर को जस्ट एक दिन बाद 10 घंटे चर्चा हुई है इस पर राज्यसभा में, और ये बड़ी चीज है, ठीक है। 10 घंटे चर्चा के बाद 21 सितंबर पूर्ण बहुमत के साथ कहां से, राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। अब जब संविधान बन गया, ठीक है, संविधान में शामिल कर लिया गया उसे, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 106वां, इसको याद कर लेना, 106 है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब विधेयक पेश किया जाता है तो बहुत सारे विधेयक लंबित पड़े हुए हैं, बहुत सारे विधेयक क्या हुआ, पास ही नहीं हुए, रद्द हो गए, लेकिन उनके नंबर्स बढ़ते गए। लेकिन जो पास हो गए ऐसे कौन से हैं, तो 106वां है, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, इसको याद कर लेना, और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। तो इसमें आपके कंफ्यूज नहीं होना कि 128वां और 106वां क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित जो बेसिक जानकारी जो कि प्री में पूछी जा सकती है, वो आपको दिमाग में लेके चलनी है। आइए बात कर रहे थे हम परसीमन से, इसका क्या पेज फंसने वाला है। तो सरकार ने क्या तर्क दिया, क्या बोला सरकार ने, कि इसके ऊपर क्या खास बात हुई। सरकार ने कहा है कि आरक्षण को परसीमन से जोड़ने से महिलाएं हुए तो क्या होगा, सीटों का पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं बार बार सर परसीमन बोल रहे हैं, परसीमन है क्या, अभी जस्ट बता दे रहे हैं आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कब कब ये आयोग बना वो भी बता दे रहे हैं, किस काम के लिए आता है वो भी बता दे रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्यों इससे इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए सीटों की कुल संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नई जनगणना आएगी तो ऑब्वियस वृद्धि होगी, क्योंकि परसीमन अभ्यास से लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। आइए बात करें थोड़ा सा आगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परसीमन की। मैं बार बार परसीमन बोल रहा हूं, तो परसीमन है क्या, तो परसीमन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या है। परसीमन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में क्या करता है, मतदाताओं की समान संख्या सुनिश्चित करने के लिए संसदीय या विधानसभा सीट की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यानी कि आपके लोकसभा की सीट कहीं पे या कहीं पे विधानसभा की सीट है, यानी कहीं पे सांसद बन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, कहीं पे विधायक बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, क्या सबको समान जनसंख्या में डिवाइड किया गया क्षेत्र को बराबर, क्योंकि देश में भाई 28 राज्य हैं, 28 राज्य के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम देखें तो सब में ना सही, लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर में क्या होना है, आपके चुनाव होने ही होने हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या सीटों का आवंटन सही तरीके से हुआ है जनसंख्या के अनुपात में, इसका निर्धारण कौन करता है, आपका परसीमन आयोग करता है। बात करें अगर यह प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होता है, कुछ वर्षों के, ठीक है, कुछ वर्षों में किया जाता है। और खास बात क्या है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, चाहे वो लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, दोनों में प्रतिनिधि हो। और यार ध्यान रखना इस बात को, ये शब्द कैसे, इस शब्द को आप पिक कर सकते हैं, ठीक है।
अभी मैं आपकी व्यवस्था करने वाला हूं कि आपको पीडीएफ कैसे पहुंचाई जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको आप पिक कर सकते हैं लिखने के लिए। ये सब लिखने के लिए थोड़ा सा बना रहा हूं मैं, ताकि आप मेंस के लिए शब्द बहुत ढूंढते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, कीवर्ड यहां से उठाइए, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए और शब्दों को और अच्छा बनाइए। ठीक है, परिसीमन जनसंख्या वृद्धि को राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या से जोड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व अधिक या कम ना हो। यानी कि फेयर चुनाव हो रहा है भाई। कहीं हमने क्या किया, कहीं पे 50 लाख की जनसंख्या डाल दी, कहीं पे 10 लाख की जनसंख्या डाल दी, कहीं पे 15 लाख की डाल दी। अब ये तो फेयर चुनाव नहीं। ऐसा करो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो आप कर नहीं सकते भारत की जनसंख्या में, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या घट रही है। अब तेलंगाना क्या कर रहा है, ठीक है, अपने आगे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है राज्य। उत्तर प्रदेश में भी बात हो रही है लेकिन बढ़ते जा रही है लगातार। आप देखिए इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन थोड़ा तो आएगा, लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और ये अच्छी बात है। बात करें अगर आगे कि परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, अगर आपके आर्टिकल्स में देखने जाओगे जो कि आपको पूछे जाएंगे, आपके पॉलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस बार भी ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन आए थे 2023 के एग्जाम में, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्या करना है, अनुच्छेद 82 सबसे पहले पढ़ लेना है। क्या बोलता है, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, अनुच्छेद 82 कहते हैं। और यह अधिनियम संसद के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को फिर से समायोजित करने की अनुमति देता है। यानी सीटें बढ़ जाएंगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें ऑब्वियस से बढ़नी भी चाहिए। क्या होता है कि प्रतिनिधित्व क्या होता है, बड़े क्षेत्र का, मान लो एक लोकसभा क्षेत्र, ये जरूरी भी है, ये होना चाहिए था, डिले हुआ 2001 के बाद नहीं बन पाया। तो आप सोचिए कि इसको अगर दूसरे सेंस में सोचिए कि एक जहां पे पहले 15 लाख की जनसंख्या थी, आज वहां पे 50 लाख की जनसंख्या हो गई, और प्रतिनिधित्व कैसे एक व्यक्ति के द्वारा, एक लोकसभा सांसद के द्वारा वो नहीं कवर अप कर पाएगा उतने एरिया छोड़िए, उतने लोगों से कैसे मुलाकात करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा और सीटें बढ़ना जरूरी है, ताकि क्या हो सके भाई, जितना छोटा छोटा क्षेत्र डिवाइडेड रहेगा उतनी जल्दी वहां पे नेता पहुंच सकते हैं, प्रतिनिधि पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं जनता से, उनके विकास के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो जरूरी भी था। बात करें अगर अनुच्छेद 170 की, तो यह लेख राज्य विधानसभाओं की सदस्यता से संबंधित है, जिससे न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य निर्दिष्ट है। तो आपको पता ही है। ठीक है, 170 क्या है, ठीक है, विधानसभाओं से संबंधित है, न्यूनतम 60 होने चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो छोटे राज्यों हैं उनको छूट मिली हुई, इससे 40-40 है विधानसभा सीटें, उनसे भी है, कोई नहीं, एक्सेप्शन की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना है मिनिमम 60 और 500 सदस्य निर्दिष्ट है। और इसी से क्या होता है, डिसाइड क्या करते हैं कि जनसंख्या जैसा कि सबसे हालिया जनगणना द्वारा निर्धारित की गई है, परिसीमन और सीट वितरण का आधार बनती है। क्योंकि राज्य की जनगणना भी तो हो रही, राज्य की जनगणना के हिसाब से हम क्या करेंगे, सीटों का आवंटन परिसीमन के द्वारा कराएंगे। देखो ये यहाँ पे ध्यान लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से, ये दोनों ही आर्टिकल आपके पास दिमाग में होने चाहिए। बात करें अगर परिसीमन आयोग की, कब कब बना, कैसे बना, तो परिसीमन आयोग अधिनियम वर्ष 1952 में बनाया गया था। और एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। कब कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है सेंटेंस बना के, उसमें क्या करते हैं, डेट आगे पीछे का, डेट इन द सेंस आपके 1900, जैसे यहाँ पे लिखा 1962 तो 1963, 1964, 1965, 1966 कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको दिमाग में बिठा लेना। वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के द्वारा ये अधिनियम पास किए गए हैं। ठीक है, उनका है 4 बार। वर्ष 1952 में, वर्ष 1963 में अधिनियम कब आया था, 1962 में, लेकिन आयोग कब आया, 1963 में। उसके बाद 1972 में जब अधिनियम आया, आयोग कब आया, 1973 में। साथ ही 2002 में ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं, अधिनियम जब आया, ठीक है, और आयोग का गठन हुआ, तो 2 ईयर अलग अलग जा रहे हैं। एक तो 1962 वाला, ठीक है, जब अधिनियम आया तो 1963 में हुआ उसका परिसीमन आयोग का गठन। दूसरा 1972 वाला है, उसका बाद आयोग का गठन 1 साल बाद 1973 में। उसको ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और ये सेंटेंस बनाने में खेल होता है कभी कभी। बात करें अगर परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि ये मान लीजिए आपको दे दे के संसद के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, ऐसे कुछ दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ यार लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात हो रही, राज्य विधानसभा की सीटें बढ़ाने की बात हो रही, तो शायद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सहयोग कौन करता है, निर्वाचन। और ऑब्वियस है जनगणना का बात हो रही तो वहां पे चुनाव की बात हो रही तो निर्वाचन आयोग तो जरूरी थे। आयोग का मुख्य कार्य क्या है कि हाल की जनगणना के आधार पर
सीमाओं को फिर से तैयार करना है, यानी कि क्षेत्र बनाना है कि इतना इतना एरिया आपका, इतना इतना एरिया आपका, इतनी जनगणना करके कि इतनी जनता इसको इनको चुन सकती है, यहाँ के प्रतिनिधि को, इतनी जनता वहां के प्रतिनिधि को चुन सकती है, इसको डिसाइड करता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान सीमाएं वर्ष 2002 के परसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई। आप सोचिए कि 2001 की बात हो रही, आज भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो चुकी है? 140 करोड़। विश्व में हम टॉप कर रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स क्या कर रही है कि विश्व में जनसंख्या में हम टॉप कर गए। आपके प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं बहुत सारे मंचों से कि हम आगे हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि इसमें आपका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़े तो ये तो थोड़ा सा सेंस नहीं बनता है, जरूरी है। ठीक है। और बात करें अगर 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया है कि वर्ष 1971 के परसीमन के आधार पर लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पर रोक लगा दी गई थी। मतलब ये तब से रोक लगी थी और कब तक के लिए लग गई थी? वर्ष 2001 में संविधान के 84वें संविधान संशोधन के साथ इस प्रतिबंध को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगर 2021 में कोरोना नहीं आता, अगर 2020 में, 2021 का जनगणना का रिपोर्ट अब तक आ चुका होता, 2023 चल रहा है, अनंतिम आंकड़े आने शुरू हो जाते 2023 के लास्ट तक, एकदम समझ लीजिए दिसंबर या जनवरी, अगर 2024 पकड़ लीजिए तो अंतिम आंकड़े भी आ जाते हैं आपके पास। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक चीज और इसमें प्लस पॉइंट हो गई कि 2026 तक के लिए रोक लगी थी। अब 2026 में जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो आप परसीमन आयोग बिठाएंगे तो नई जनगणना के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाएगा और ये जरूरी भी है। बात करें अगर आगे कि परसीमन को लेकर भाई विरोध क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, क्यों, ऐसा क्या है? ये तो अच्छी बात है, लोगों के प्रतिनिधित्व तो बढ़ेंगे, लोगों के एरिया में विकास का काम तेजी से बढ़ेगा। जब अपने नेता से मिल पाओगे तो भाई ऑब्वियस है आप उसको अपनी परेशानी बताओगे, काम तेजी से बढ़ेगा। तो विरोध किस बात का है? तो विरोध बहुत मतलब लॉजिकल बात में है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। ठीक है। संभावित कम प्रतिनिधित्व होगा। कैसे संभावित कम? प्राथमिक चिंताओं में लोग ये कह रहे हैं कि यदि जनसंख्या मापदंडों के आधार पर परसीमन किया जाता है तो तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्य और अन्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ी बात है। जैसे तेलंगाना ने क्या किया? पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब वहां की पॉपुलेशन धीरे धीरे स्थिर हो रही है। ठीक है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जैसे कि ये तो फेयर नहीं हुआ। मान लीजिए कि मेरे घर में 10 बच्चे, ठीक है, और आपके घर में, ठीक है, 4 बच्चे। आपने क्या किया? अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं भैया महंगाई ज्यादा है, हम धीरे धीरे करेंगे, चीजों को संभालेंगे। अब आपने जो अगली पीढ़ी आई उसने क्या की? उस 4 बच्चों ने भी सिर्फ एक एक बच्चे पैदा किए, 4 4 8 ही हुए। और हमने यहाँ पे 10 बच्चों में क्या किए और 10 20 25 30 की संख्या कर लिए, 3 3 4 4 करके 50 की संख्या कर लिए। अब सीटों का आवंटन हो रहा है तो पता लगा कि मैंने क्या किया? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ाई और मुझे ढेर सारी सीटें मिल गई। और वो जो कंट्रोल किया, जिसने किया कि अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में काम किया, उसका क्या हुआ? प्रतिनिधित्व कम हो गया। तो बात यहाँ पे इस चीज को कि उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसी बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि जनसंख्या जहां की ज्यादा है वहां क्या हो जाएगा? यह डर है कि संभावना को उत्पन्न होने से कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य जैसे उत्तरी राज्य जो है, साथ में बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, दक्षिण की कीमत पर संसद में अधिक सीटें हासिल कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। अगर आप देखने जाए कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पे हैं, तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आपके उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें हैं, आप जानते हैं। इसी के साथ अगर देखने जाए राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पे, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 31 सीट्स हैं। वहीं पे अगर बात करें कि राज्य विधानसभाओं में देखने जाए तो सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश में 403 है। तो आप देखिए कि ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा, 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। अब जनगणना के आंकड़े आएंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे परसीमन के बाद सीटों का आवंटन भी ज्यादा हो जाएगा, इससे उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा। और जिन्होंने उसको पॉजिटिव सेंस में कम किया है, कंट्रोल किया, उनका सीटों का आवंटन कम हो जाएगा और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देश की आबादी का केवल 18% अगर होने के बावजूद भी दक्षिणी राज्य क्या करते हैं? देश की जीडीपी में 35% का योगदान करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि 18% आबादी जो है आपके 30% जीडीपी ग्रोथ का पार्ट है, यानी कि आपके देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ऐसे में अगर उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में भी कम होगा, राज्यसभा में भी ऑब्वियस से कम होगा। आप देखिए कि ऐसे में अगर चीजें कम हो रही लोकसभा में खास करके, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीजों पे, मुद्दों में क्या होगा? आपसी टकराव बढ़ेगा। और आप देखिए कहीं ना कहीं वो देश के हित में नहीं होगा। ये चिंता वाजिब है।
इस पर सरकार जरूरी फैसला लेगी, क्योंकि अभी तो चर्चा का मुद्दा अभी जस्ट पास हुआ है। साथ ही आपको बता दें एक चीज और याद रखना, एक और मुद्दा है इस पे कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। एससी एसटी की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को अभी इसमें आरक्षण नहीं मिला है। अब इस पे आगे क्या होगी ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक वीडियोज को शेयर करिए, साथ में लाइक करिए, कमेंट करिए बच्चा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको भी अगर कुछ खास चीजें पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।